हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपना करंट अफेयर्स का क्लास पूरा कर रहे हैं, करंट अफेयर्स का लेक्चर कर रहे हैं और आज हमारा इंटरनेशनल जो रिलेशन है इस टॉपिक पे हमारा ये या दूसरा लेक्चर है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक डिमांड है या फिर एक क्वेरी है, समझ लीजिए, एस्से के बारे में। उत्तर प्रदेश में जो एस्से पूछा जाता है तो किसी का क्वेश्चन है, वो डिमांड कर रहे हैं कि आप जो है कुछ प्रोबेबल एरिया बता दीजिए या प्रोबेबल टॉपिक्स बता दीजिए जिस पे हम एस्से तैयार कर लें। तो दोस्तों, एस्से के मैटर पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एस्से पूछने का पैटर्न है वो ऑलमोस्ट फिक्स है। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स हैं, जैसे कि साहित्य और समाज का कैसा रिश्ता है, साहित्य का समाज पर क्या प्रभाव है या समाज का साहित्य पर क्या प्रभाव है, ये पेट है उनका। तो एक ऐसे यहाँ से तो आना ही आना है, तो आप इस पे एक तैयार कर लीजिए। उसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूँ कि जहाँ से जो एरिया मतलब फिक्स हैं वहाँ से ऐसे आने ही आने हैं। जैसे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर से एक क्वेश्चन एक ऐसे लगभग पूछ ही लेते हैं 1-2 साल को गैप करके। और दूसरा है जो आईआर का सेक्शन है, आईआर से एक क्वेश्चन मतलब एक ऐसे तो उनका फिक्स ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। और उसके साथ साथ एक गवर्नमेंट स्कीम कोई वो पूछेंगे। तो ये लगभग 3-4 एरिया जो हैं वो फिक्स हैं, तो यहाँ पे आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एक डेडिकेटेड सेशन चाहते हैं इससे पे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम कुछ प्रोबेबल टॉपिक्स और एरिया ऑफ टॉपिक्स हम आपको डिस्कस कर देंगे, बता देंगे। तो आपका जो है थोड़ा सा प्रिपरेशन और ईजी हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये रहा इससे की बात। और अगर इससे में चाहते हैं आप तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उसके अलावा दोस्तों, जो नए विजिटर्स हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, उनके लिए मैं बता दूँ कि जो भी लेक्चर्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाता हूँ, लेकिन वो हमारा टेलीग्राम चैनल के थ्रू मैं प्रोवाइड करवा पाता हूँ, क्योंकि मेरा जो गूगल ड्राइव है वो पूरी तरह से फुल हो चुका है। तो मैं लिंक आपको नहीं दे पा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको जो है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके अलावा दोस्तों, वही पुरानी बात की, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम 2 लोगों से और सब्सक्राइब करवाइए, ये हमारे ऊपर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। खैर दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और जो हमारा आज का पहला टॉपिक है, देखिए, जैसे पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जो अगला लेक्चर हमारा होगा वो लगभग चाइना के ऊपर ही, चाइना के आसपास ही होगा। तो उसी से रिलेटेड आज जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमें लिया हूँ। तो जो हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है 70 ईयर्स ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन। देखिए, 1950 में हमारा रिलेशन शुरू हुआ था और 2020 में हमारा 70 साल का हमारा रिलेशनशिप पूरा हुआ है। तो ये एक अच्छी भी बात कही जा सकती है, और जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से थोड़ी बुरी भी बात कही जा सकती है कि जो उम्मीद, जो अपेक्षाएं हम दोनों कंट्री की थी वो पूरी नहीं हो पाई। दोस्तों, आईआर के सेक्शन में मैं बार बार ये मैं बताता हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता है, थोड़ी सी कहानी पता है, तो आपको आईआर समझने में बहुत ही आसानी होती है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड किया था कि जो भी आप अगर थोड़ा सा कहानी के रूप में जानना चाह रहे हैं रिलेशन के बारे में, तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख लीजिए। उसके बाद जो चीज़ें होंगी, करंट की जो इवेंट्स होंगे, वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। हालांकि दोस्तों, मैंने आपको ये भी कहा था कि जब हम करंट डिस्कस करेंगे तो उसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसी के लिए, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पे थोड़ा सा क्रोनोलॉजी भी देखेंगे इंडिया और चाइना के रिलेशन को लेकर के। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जो यहाँ पे क्रोनोलॉजी है इसको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके भी दिखाया हूँ। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि आपके एग्ज़ाम में इतना टाइम और स्पेस नहीं होता है कि आप पूरी क्रोनोलॉजी लिखें। और इनफैक्ट जो ये 70 ईयर्स का डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारा रहा है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्रोनोलॉजी हमको भूल गई या क्रोनोलॉजी में क्या है, कैसे लिखना है। हालांकि इतना आसान भाषा में मैं इसको लिखा हूँ कि आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो क्रोनोलॉजी के रूप में देख सकते हैं कि आप 1950 में सबसे पहला हमारा जो है 1 अप्रैल को ही जो है हमारा रिलेशन शुरू हुआ था। और उस टाइम पे हम इंडिया और चाइना के लोगों के बीच में ऐसा रिलेशन बनाना चाहते थे कि एक स्लोगन दिया गया था कि हिंदी चीनी भाई भाई, और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ था। और देखिए, उस समय हमारा चाइना के साथ कोई इशू नहीं था, कोई भी इस तरह का कोई बॉर्डर मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट की अलग बात है, वो अलग से मैटर है। लेकिन हमारा कोई जाति दुश्मनी नहीं था, अगर आसान भाषा में ये कहें तो। दोनों कंट्रीज़ क्या थी, जो कॉलोनियल एरा था उससे, जो कॉलोनियल राज था उससे हम लड़ रहे थे। जल्दी ही फ्रीडम पाए थे।
ठीक है। तो ये सब जो कॉमन इश्यूज़ थे दोनों कंट्रीज़ के साथ थे, और यही कारण था कि चूँकि देखिए बॉर्डर डिस्प्यूट और हम नेबरिंग कंट्री थे तो कुछ सेफ साइड हमको लेके चलना था। तो 1954 में हम पंचशील का सिद्धांत जो है, पंचशील एग्रीमेंट साइन किए, जिसमें कुछ चीज़ें कही गई कि इंटरनल मैटर में नहीं बोलेंगे, एक्सटर्नल मैटर में एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे, तमाम चीज़ें कही गई थी। ठीक है। तो 1954 में हम पंचशील साइन करते हैं, लेकिन 1962 में हमारा जो है बॉर्डर कन्फ्लिक्ट के चलते एक बहुत ही घमासान युद्ध होता है, और जो कि हमारे रिलेशन को, इंडिया चाइना के रिलेशन को दूसरे डायरेक्शन में लेके चला जाता है। ओके दोस्तों, उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड जाते हुए 1976 में हम दोनों के बीच में एम्बेसडोरियल रिलेशन होता है, मतलब कि इंडिया के एम्बेसडर चाइना में होंगे और चाइना के एम्बेसडर इंडिया में होंगे। ठीक है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप माना जाता है किसी भी दो कंट्री के बीच में रिलेशन को बनाने के लिए। फिर उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड आते हुए 2008 में हम देखते हैं कि एक शेयर्ड विजन डॉक्यूमेंट टाइप का रिलीज किया जाता है, जिसमें 21st सेंचुरी में ये कहा जाता है कि दोनों कंट्रीज़ के जो लगभग इंटरेस्ट हैं वो समान हैं, चाहे वो इंटरनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे। तो हमको एक कॉमन विजन लेकर के या शेयर्ड विजन लेकर के चलना चाहिए। फिर उसके बाद आगे अगर आते हैं तो 2011 को हमने चाइना इंडिया एक्सचेंज ईयर के रूप में मनाया। उसके बाद बोथ साइड्स हेल्ड द सीरीज ऑफ पीपल टू पीपल एंड कल्चरल एक्सचेंज इसी के तहत। ठीक है, इंडिया चाइना एक्सचेंज ईयर के तहत। उसके बाद 2012 में आते हैं तो देखते हैं कि ये था कि ईयर ऑफ इंडिया चाइना फ्रेंडशिप एंड द कॉपरेशन घोषित किया गया। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड में आते हैं हम 2018 और 2019 में। 2018 में क्या हुआ, वुहान इन्फॉर्मल समिट हुआ, जिसके बारे में हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। उसके बाद 2019 में हमारा मामल्लपुरम इन्फॉर्मल मीट हुआ, इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। उसके बाद 2020 क्यों इम्पोर्टेंट है ये हम जानते ही है कि हमारा जो 70th एनिवर्सरी है वो है। उसके बाद इट इज़ द आल्सो द चाइना इंडिया ईयर ऑफ कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज, इसको वापस से मनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये रहा क्रोनोलॉजी। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो मटेरियल मैं तैयार किया हूँ ये एक्चुअली जो इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ हुआ है ये उसके पहले का है। ठीक है, तो उसमें अभी उस सब चीज़ों की बात नहीं की गई है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप इसको तैयार कर रहे हो तो ये वाला पॉइंट भी आप उसमें ऐड कर देना। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं जो इंडिया चाइना का रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशन है, वो कितना उसका डायमेंशन है और उसमें क्या क्या दोनों का क्या क्या रोल रहा है। तो सबसे पहला जो डायमेंशन है वो हमारा इकोनॉमिक डायमेंशन है। ठीक है, $100 बिलियन का लगभग हम लोग ट्रेड करते हैं। हालांकि वो अलग मुद्दा है कि हम चाइना के साथ इंडिया ट्रेड डेफिसिट में है, वो अलग मुद्दा है। ठीक है, लेकिन हमारा ट्रेड काफ़ी अच्छा है, $100 बिलियन का ट्रेड हमारे बीच में है। उसके बाद मोर देन 1000 चाइनीज कंपनीज हैव इंक्रीज्ड देयर इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्रियल पार्क, ई कॉमर्स एंड अदर एरियाज इन द इंडिया। ठीक है, जो चाइनीज़ कंपनीज हैं वो हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं। उसके साथ साथ चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन ब्रांड आप ये समझ ही सकते हैं कि Xiaomi, ओप्पो और ये तमाम कंपनीज हैं जो इंडिया में अच्छा मार्केट है उनका। उसके साथ साथ मोर देन 2/3 ऑफ द इंडियन कंपनीज इन्वेस्टिंग इन चाइना आर मेकिंग स्टेडी प्रॉफिट्स इन द चाइना। बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जो चाइना में इन्वेस्ट की हैं और वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे ले रही हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम इंटरनेशनल पार्टनरशिप की बात करें तो सबसे जो नया मुद्दा है वो है अफ़गानिस्तान का मुद्दा। इंडिया और चाइना दोनों जो है तैयार हुए हैं कि हम पीसफुल डेवलपमेंट करना चाहते हैं अफ़गानिस्तान का। वहाँ के हेल्थ सेक्टर में, वहाँ के एजुकेशन सेक्टर में, फूड सिक्योरिटी सेक्टर में इंडिया और चाइना दोनों मिल करके काम करेंगे। उसके बाद चाइना हैज़ बैक द इंडियाज सजेशन फॉर द रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म। देखिए दोस्तों क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे WTO हो गया, IMF हो गया, ठीक है, UNO और UNSC का मैटर अलग है, वहाँ पे चाइना भी है, तो वहाँ पे चाइना का भी इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे हमारा चाइना के साथ डायरेक्ट डिस्प्यूट हो जाता है तो वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन जो अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको जो है इंडिया और चाइना दोनों ये मानती हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के प्रति वो थोड़े बहुत बायस्ड हैं। तो ऐसे में इंडिया और चाइना दोनों चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें कुछ रिफॉर्म हो, उसमें जो चीज़ें हों वो मल्टीलैटरल हों, इंडिया और चाइना और इस तरह के और भी जो कंट्रीज़ हैं उनकी भी बात सुनी जाए। तो इस तरह के जो भी इंटरनेशनल एफर्ट होते हैं उसमें चाइना जो है इंडिया के साथ खड़ा होता है। उसके साथ साथ दोस्तों हम जानते हैं कि इंडिया और चाइना दोनों ब्रिक्स और SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दोनों के सदस्य हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ पे भी बहुत सारी बातें होती हैं। उसके अलावा आप जानते हैं कि जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, शंघाई कोऑपरेशन बैंक,
ब्रिक्स बैंक, ये सब चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ ब्रिक्स के अंडर अब जो है एक रेटिंग एजेंसी को भी इस्टेब्लिश करने की बात चल रही है, तो जहाँ पे दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे इंडिया और चाइना एक साथ खड़े रहते हैं, एक साथ उनका स्टैंड होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कल्चरल रिलेशन में आप देख ही सकते हैं कि ये बहुत काफ़ी अच्छा है, आप अगर इस तरह से कह सकते हैं। तो बोथ नेशंस हैव इस्टेब्लिश्ड हाई लेवल पीपल टू पीपल एक्सचेंज। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिसिंग योगा, ड्रिंकिंग इंडियन ब्लैक टी, वाचिंग बॉलीवुड मूवीज़, ये सब। उसके बाद जैकी चैन यहाँ पे फेमस है, शाहरुख खान वहाँ पे फेमस है। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं पेज फिल करने के लिए। ठीक है, अगर टाइम परमिट करे तो लिखिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पीपल टू पीपल एक्सचेंज, कल्चरल और रिलीजियस एक्सचेंज आप ये कह सकते हैं, बुद्धिज्म का एग्जाम्पल दे करके आप लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बोथ द कंट्रीज हैव द इस्टेब्लिश 14 पेयर्स ऑफ सिस्टर सिटीज़ एंड द प्रोविंसेस। सिस्टर सिटी का कॉन्सेप्ट है, हम सिस्टर सिटी के रूप में यहाँ की एक सिटी और वहाँ की एक सिटी को डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारी फ़्लाइट कनेक्टिविटी है वो भी बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ 20,000 इंडियन यूथ आर स्टडिंग इन चाइना। 20,000 इंडियन इंस्टीट्यूट, ये एक मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि आपको फैक्ट्स याद हो तभी लिखिए। आप ये लिख सकते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स चाइना में पढ़ाई कर रहे हैं, चाइना के स्टूडेंट इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी हमारे बीच में एक्सचेंज हो रही हैं। उसके बाद द नंबर ऑफ इंडियन पिलग्रिम्स टू जिजांग ऑटोनमस रीजन ऑफ द चाइना हैज सर्ज फ्रॉम द सेवरल हंड्रेड्स इन द 1980 टू द 2019। ठीक है, ये जो जिजांग प्रोविंस है वहाँ पे जो है इंडियन विजिटर्स बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा इसके डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हमारा जो है कल्चरल रिलेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद अब जो इशूज़ हैं इंडिया और चाइना के बीच में, देखिए दोस्तों, ये हम अभी डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है इंडिया और चाइना के बीच में हम उसकी बात कर रहे हैं। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो इंडिया और चाइना के बीच में इस समय स्टैंड अप चल रहा है। हालांकि आज के ही लेक्चर में हम उसकी भी बात करेंगे, अभी हम केवल डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इंडिया और चाइना के रिलेशन के बीच में जो हर्डल है, जो बाधा है, उसमें क्या है, सबसे पहला जो है वो है बॉर्डर डिस्प्यूट। ठीक है, इसमें देखिए लद्दाख रीजन में, मतलब नॉर्थ एरिया में, फिर उसके बाद मिडिल रीजन में, उत्तराखंड रीजन में, और फिर उसके बाद ईस्टर्न रीजन में जो कि अरुणाचल प्रदेश के रीजन में है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच में, वो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, वो वहाँ का टेरेन है। मतलब वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ की जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है, उसकी वजह से हमारे और चाइना के बीच में क्लियर कट बाउंड्री है ही नहीं। ठीक है, तो हालांकि हम एक एग्रीमेंट बनाए हुए हैं और उसी पे हम लोग काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो नॉर्थ एरिया है, जैसे अक्साई चीन वाला एरिया है, उसका डिस्प्यूटेड एरिया है। उसका कारण कुछ और ही है कि पाकिस्तान, पहले क्या था कि जो अक्साई चीन था वो पीओके का पार्ट था, तो अब पाकिस्तान उस पर अपना अधिकार मानता था, तो अक्साई चीन को पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। ठीक है, इस वजह से अक्साई चीन एरिया में, जो कि इस समय हमारा जो गलवान वैली वाला मैटर चल रहा है वो भी उसी एरिया में है, तो इस वजह से हमारा जो लद्दाख रीजन में है वो चाइना के साथ डिस्प्यूट है। उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है दोस्तों, उसमें चाइना ये कहता है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश हमारा ही है। ओके, और इसी के चक्कर में लड़ाई भी हुई, और उसमें हालांकि अभी सीज़ फायर है, अभी बहुत दिन से वहाँ पे कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं हुई है कि चाइना ने कोई एग्रेशन दिखाया हो। हालांकि एक बीच में स्टेपल वीज़ा वाला मुद्दा आया था, तो जिसको इंडिया ने काफ़ी अपोज किया था, लेकिन उससे विशेष कोई फ़र्क नहीं पड़ा चाइना पे। तो ये सब मुद्दे हैं जिसमें हम चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट में रहते हैं। उसके बाद एक तो हो गया बॉर्डर इशू, उसके बाद हो गया हमारा वाटर इशू। देखिए, कभी कभी ऐसा माना जाता है कि अभी आप सुने होंगे जब हमारा पाकिस्तान के साथ बहुत ही टफ सिचुएशन चल रहा था, तो उस समय हमने क्या किया था कि जो इंडस ट्रीटी थी उसको भी तोड़ने की बात हमने की, और उस समय पाकिस्तान ने ये कहा कि जो इंडिया है वो वाटर को एक वेपन की तरह यूज कर रहा है। तो दोस्तों ये सही बात है। कोई भी जो अपर रिपेरियन कंट्री है दोस्तों, अपर रिपेरियन कंट्री का मतलब ये है कि किसी भी नदी का ओरिजिन जिस देश में है, या फिर जिस देश से आके नदी, जैसे मान लीजिए कोई नदी है वो पाकिस्तान से चल करके या चाइना से चल कर इंडिया में आ रही है, तो जो चाइना का एरिया है वो हो गया अपर रिपेरियन, और जो इंडिया का एरिया हो गया वो हो गया लोअर रिपेरियन। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो अपर रिपेरियन कंट्री होते हैं वो कभी कभी वाटर को वेपन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई अभी आप एग्जांपल ले लीजिए इंडस वैली, सॉरी इंडस रिवर का, इंडस वैली बोल दिए, सॉरी इंडस रिवर का। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कोई इंडिया एक डैम बनाता है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया के पास एक इंडस रिवर पे डैम है, कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए, टफ सिचुएशन आ जाए, तो हम क्या करें कि डैम का पूरा पानी अचानक से रिलीज कर दें। तो इससे क्या होगा कि जो पाकिस्तान का एरिया है वो क्या होगा, बह जाएगा, डूब जाएगा, न तो वहाँ पे खेती बाड़ी होगी, बाढ़ आ जाएगा और लोग जो है वहाँ पे परेशान होंगे। तो पाकिस्तान अगर मान लीजिए लड़ाई कर रहा होगा उस टाइम पे, तो उसका फोकस लड़ाई से शिफ्ट होकर के क्या हो जाएगा, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की तरफ हो जाएगा। तो वाटर को एक वेपन की तरह भी यूज किया जा सकता है, ऐसा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बोला जाता है। ओके, लेकिन अभी हमारा चाइना के साथ ये इशू नहीं है। देखिए इशू क्या है कि चाइना जो है रिवर्स, 4 रिवर्स निकल के आती हैं जो चाइना से निकलती हैं, इंडिया में इंटर करती हैं, उन सब रिवर्स पे वो डैम बना रहा है और डैम बना करके वो वाटर को अपने क्षेत्र में डाइवर्ट कर रहा है एग्रीकल्चर पर्पस से। ठीक है, लेकिन मुद्दा ये है कि अब सोचिए कि जब बारिश हो रही है, बरसात के मौसम में हमारे यहाँ पर्याप्त पानी है, तो उस समय पे क्या करता है, चाइना भी पानी छोड़ देता है कि भाई ठीक है आप भी ले जाओ, हमारा आपका तो अच्छा संबंध है, आप भी पानी ले जाओ। तो बरसात के समय में वो भी पानी रिलीज कर देता है। और जब हमको ज़रूरत होती है गर्मी के सीज़न में, जब हमारे पास पानी की कमी होती है, तो उस समय क्या करता है, चाइना कहता है भाई रुक जाओ, पहले मैं अपना काम कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको देता हूँ। एक तो ये मुद्दा हो गया डाइवर्जन का। दूसरा मुद्दा दोस्तों ये है कि जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, जो चाइना में पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है रिवर्स में, वो फ्लो करके कहाँ पे आ जाता है, इंडिया में आ जाता है। तो दो मुद्दा है रिवर्स वाटर इशू को लेकर के चाइना के साथ। उसके साथ दलाई लामा वाला इशू क्या है इसमें, ये तो आप जानते ही होंगे, मैक्सिमम लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ, छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, तो उनको समझ में आ जाएगा। दोस्तों क्या है कि जो तिब्बत का रीजन है, तिब्बत पहले ऑटोनॉमस था, वो चाइना का पार्ट नहीं था, लेकिन चाइना ने उसको एग्रेसिवली जो है उसको अपने में एनेक्स किया। तो जब एनेक्सेशन हुआ तो उस समय जो वहाँ के लोग थे वो चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, लेकिन चाइनीज़ आर्मी पावरफुल थी, चाइना का जो गवर्नेंस था, जो वहाँ का गवर्नमेंट थी वो पावरफुल थी। तो वहाँ के लोग जो है वहाँ से निकल आए, भाग गए, ठीक है, एग्जाइल हो गए। अब देखिए ये जो दलाई लामा का कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली उनके रिलीजियस और पॉलिटिकल गुरु, जो रिलीजियस और पॉलिटिकल जो लीडर होता है, उसी को हम दलाई लामा बोलते हैं। और ये एक दलाई लामा जाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा लामा दलाई लामा जाता है तो तीसरा आ जाता है, तो इस तरह से उसका इशू है। तो दोस्तों जो एग्ज़ाइल हुए वहाँ के लोग, जब दलाई लामा के नेतृत्व में एग्ज़ाइल हुए वहाँ से, तो उनको भारत ने अपने यहाँ शरण दिया। और आज भी धर्मशाला में इनका एक एग्ज़ाइल गवर्नमेंट है, जहाँ से जो तिब्बत की गवर्नमेंट है वो अपना काम करती है। ओके, तो ये दलाई लामा वाला इशू है, चाइना इसको अपोज करता है कि आप जो है हमारा जो एनिमी है आप उसको क्यों शरण दिए हुए हैं। तो इसकी वजह से भी हमारा जो रिलेशन है वो थोड़ा सा बिटर है। उसके साथ साथ डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटजिक इशूज़ हैं, जैसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चल रहा है। भारत इसको दूसरे नज़र से देखता है, इसको अग्रेसिव पॉलिसी बोलता है भारत चाइना की। और उसके साथ साथ जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो मुद्दा है। उसके बाद एक स्ट्रेटजिक इक्वेशन विद द पाकिस्तान, हमेशा जो है आर्म सप्लाई करना, पैसा सप्लाई करना, उनका मॉडर्नाइजेशन करना। पाकिस्तान के साथ हम हर जगह जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी हमेशा चाइना खड़ा रहता है। जैसे भी NSG वाला मुद्दा ले लीजिए आप, तो NSG में चाइना ने कहा कि हमको भारत की एंट्री से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप जो है पाकिस्तान को भी एंट्री दो उसमें, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के साथ करता रहता है, जिसकी वजह से हमारे इनके बीच में इशूज़ क्रिएट होते रहते हैं। तो जो मेजर इशूज़ थे वो दोस्तों मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सब सारे मेजर इशूज़ हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारा वे फॉरवर्ड है चाइना और इंडिया के रिलेशन को लेकर के, वो क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसको 4 पॉइंट में आप समझिए कि देखिए, एक पहली बात तो ये है कि चाइना और भारत दोनों के पास बहुत ही ह्यूज अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल लेवल पे। वो चाहे इकोनॉमिक क्षेत्र में आप देख लीजिए, चाहे जियो पॉलिटिक्स लेवल पे देख लीजिए, हर लेवल में दोनों देशों के साथ जो है दोनों देशों के पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे में क्या करना है, दोनों देशों के लीडर्स को इन 4 पॉइंट्स पे काम करना है, 4 दिशा में काम करना है। सबसे पहला ये कि लीडिंग, दोनों देशों के जो लीडर्स हैं वो इशूज़ को लीड करें, एक दूसरे के सामने आकर के बात करें, इशूज़ को डिस्कस करें, ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिटिंग, ट्रांसमिटिंग का मतलब ये कि लीडर्स कंसेंसस टू ऑल लेवल्स,
जितने भी लेवल्स हैं उस पे एक सहमति बना करके दोनों देश के लीडर्स काम करें। उसके बाद शेपिंग, केवल आप अपने इशूज को सॉल्व मत कीजिए, जो मान लीजिए कोई बॉर्डर इशू है, कोई वाटर इशू है, कोई इस तरह का इशू है, केवल आप इशूज को ध्यान न दीजिए, बल्कि एक बढ़िया फ्यूचर ऐसा शेप कीजिए, ऐसा फ्यूचर बनाइए कि जिसमें दोनों भारत और चाइना दोनों मिल करके आगे बढ़ सके, दोनों मिल करके काम कर सके। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटिंग, सदाबहार वर्ड है, इसको आपको हर जगह यूज कर देना है। ठीक है, स्ट्रेंथन द एक्सचेंज एंड कॉपरेशन, प्रमोट कन्वर्जेंस इंटरेस्ट, ठीक है, अचीव कॉमन डेवलपमेंट, मतलब जो भी चीज़ें करिए उसको इंटीग्रेटेड मैनर में कीजिए, जिससे दोनों देशों को जो है फायदा हो। ओके दोस्तों, तो ये हो गया वे फॉरवर्ड के रूप में। आप जो है इंडिया और चाइना के बीच में जो वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं वो आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं अब इंडिया चाइना का स्टैंड आप क्या रहा है। यहाँ पे एक फोटो दिया हूँ, इसमें आप जो है कुछ टाइम लाइन है, अगर आपको टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज़ कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि कब क्या हुआ दोनों साइड से, कब जो है इंडिया रोड बनाना शुरू किया, कब चाइना अपोज किया, और कब दोनों तरफ से जो है कर्नल लेवल पे बातचीत हुई। ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे बातचीत हुई। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, आप इसको देख सकते हैं यदि देखना चाहें तो। अभी जो चाइना और इंडिया के बीच में जो मेन स्टैंड ऑफ है उसका अगर एक इंट्रो के रूप में हम देख लें तो लगभग 3488 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। ठीक है, और यलेसी है जो कि पूरी प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं है, अनडिमार्केटेड है और अनरिजॉल्व्ड है, केवल सीज फायर है दोस्तों। वहाँ पे कोई ये नहीं कहा गया है कि यलेसी जो है हमारा फाइनल बॉर्डर है, ऐसा कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक मैकेनिज्म है हमारा जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी इशू क्रिएट होता है तो हम इस मैकेनिज्म, इस प्रोटोकॉल के तहत, इस प्रोटोकॉल पे चलते हुए हम अपना जो भी चीज़ें होंगी उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो वो प्रोटोकॉल क्या है? टू मेंटेन द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन द बॉर्डर, द रिजॉल्विंग मैकेनिज्म क्या है? लोकल बॉर्डर पर्सनल मीटिंग। ठीक है, इसको हम BPM बोलते हैं, मतलब कि बॉर्डर पे जो भी पर्सनल हैं, जो भी उस समय की चीज़ें हो रही हैं उसमें हम आपस में बैठ करके बातें कर लेंगे और इशूज़ को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें सही हैं, सब कुछ सही था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2017 में हमने देखा था कि डोकलाम विवाद हो गया था। हालांकि डोकलाम देखिए इंडिया का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा चाइना के साथ डिस्प्यूट हुआ, क्योंकि डोकलाम जो है भूटान का पार्ट है और भूटान के डिफेंस का हम क्या दिए हैं, वचन दिए हैं कि उसका हम स्ट्रेटजिक डिफेंस करेंगे। ठीक है, हालांकि डोकलाम इशू को हम 2 इनफॉर्मल मीटिंग्स हुई, मामल्लपुरम और वुहान समिट, तो उसमें हम इसको सॉल्व कर लिए, स्पेशली वुहान समिट में ही हम इसको सॉल्व कर लिए, तो मुद्दा लगभग ख़त्म हो गया था। लेकिन अभी ये जो है नया मुद्दा निकल के आया, जो कि गलवन वैली वाला था मुद्दा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि केवल यही एक कारण नहीं है, इसके अलावा भी और भी जो ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं वो काम कर रहे हैं उसके पीछे, जो इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड अप हुआ है। उसमें देखिए सबसे पहला यही कारण था कि, मतलब एक देखिए अभी बताता हूँ, एक इंडियाज कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशन पॉइंट इन द फिंगर एरिया, मतलब गलवन एरिया में एक वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट इंडिया बना रहा था, जिसका जो है अपोज किया चाइना ने। ओके, देखिए क्या है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसमें एक जो नई चीज़ें हैं, जैसे आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारी घटनाएं होती हैं ना कि इसका तात्कालिक कारण क्या है और इसका पहले से जो कारण क्या है। तो जो तात्कालिक कारण था वो ये कारण था कि कुछ इंडिया जो है उस एरिया में दौलत बेग ओल्डी और गलवन एरिया में कुछ रोड और ब्रिज बना रहा था, जिसको जो है चाइना ने अपोज किया। लेकिन उसके पीछे भी कुछ ऐसे उसके पहले भी कुछ ऐसे कारण भी थे और भी चीज़ें थी जो कि टेंशन को इंक्रीज कर रहे थे। ठीक है, जैसे उसमें एक तो यही है 370 को जो हमने रिवोक किया दोस्तों, तो उसके बाद 370 को रिवोक करने के बाद ऑब्वियसली इंडिया को एक नया मैप जारी करना था। तो इंडिया के मैप में जब रीसेपिंग हुई तो उसमें चाइना ने अपोज किया कि अक्साई चिन तो हमारा एरिया है। ठीक है, और अक्साई चिन को हम अपने मैप में ऑब्वियसली दिखाएंगे। तो ओके, तो एक ये टेंशन का रीजन हो गया। उसके साथ साथ दोस्तों जो CPEC का मुद्दा चल रहा है, ये तो चल ही रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो बन रहा है कॉरिडोर, मतलब बन रहा है कि मतलब ये है कि जो प्रस्तावित है ये लद्दाख के रीजन से होकर के गुजरेगा, जो POK का रीजन है, तो इसको चाइना अपोज करता है। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट से चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि OBOR पॉलिसी है, उसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी है, उसके बाद डिफेंस के सेक्टर में अगर कोई मदद वो करना चाहता है तो पाकिस्तान को बहुत ही आसानी से कर पाएगा। उसके साथ साथ अगर कोई एडवर्स सिचुएशन आता है तो चाइना क्या कर सकता है, हमको 3-4 तरफ से
तीन तरफ से एक तो घेर ही सकता है, ऊपर से जो उसका OBOR पॉलिसी चल रही है वो हम्बनटोटा में भी आकर के बैठा है, श्रीलंका में। ओके, उसके बाद ग्वादर में भी बैठेगा, उसके बाद CPEC अगर निकल के जाएगा तो POK में भी आकर के बैठेगा। ओके, उसके बाद इधर आप बांग्लादेश और म्यांमार में भी देख सकते हैं, और इधर नॉर्थ ईस्ट साइड में वो है ही है। ओके, तो इस तरह से वो क्या होगा, कोई भी अगर कोई एडवर्स सिचुएशन आएगी तो वो क्या कर सकता है, इंडिया को चारों तरफ से घेर सकता है। ठीक है, लेकिन CPEC को पहली बात तो ये चाइना ने ऑफर किया कि भाई आप भी आ जाओ, आपको भी इससे फ़ायदा होगा। हालांकि ये अलग मुद्दा है कि इंडिया को CPEC ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पुराना मुद्दा हो गया है, इसलिए इसको करंट में मैंने नहीं रखा। तो इसमें इंडिया के कुछ अपने इंटरेस्ट भी हैं, इंडिया के कुछ चैलेंजेज भी हैं। ओके, तो ये सब अलग मुद्दा है। तो CPEC का जो मुद्दा है उसमें इंडिया जो है बिल्कुल चाइना का साथ नहीं देता है, तो इसलिए चाइना जो है गुस्सा हो जाता है। ओके, उसके बाद इन एडिशन चाइना वाज अनहैप्पी व्हेन इंडिया इनिशियली बैन द एक्सपोर्ट ऑफ मेडिकल एंड द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, टू शोर अप इट्स स्टॉक सून आफ्टर द कोरोना वायरस पैंडेमिक स्टार्टेड अर्लियर दिस ईयर। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या हुआ कि अब कोरोना वायरस का कहाँ से ओरिजिन हुआ और उसके पीछे क्या कारण रहा है, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ। लेकिन एक जो हवा उड़ी कि इसको चाइना वायरस बोलना शुरू कर दिए इंडिया वाले, और शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसका पॉपुलर प्रेशर रहा हो कि इंडिया ने मेडिकल एक्सपोर्ट पे कुछ रोक लगाया। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कहती है कि हम पॉपुलर प्रेशर में आकर के ये काम किए हैं। इंडिया ने सबसे जो अहम चीज़ बोला था वो ये कहा था कि हमारे यहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए हमारे यहाँ शॉर्टेज हो जाएगा, इसलिए हम अपने एक्सपोर्ट को रोक रहे हैं। हालांकि बाद में खोल दिया गया, वो अलग बात है, लेकिन चाइना जो है इससे भी नाराज़ हो गया था। ओके, तो ये सब रीजन्स थे जो कि टेंशन को बढ़ा रहे हैं। ओके, अब इसमें देखिए वे फॉरवर्ड में आप क्या लिख सकते हैं, चाहे वो गलवन वैली का मुद्दा हो, चाहे इकोनॉमिक पार्टनरशिप का मुद्दा हो, या डिप्लोमेटिक रिलेशन का मुद्दा हो। देखिए आप जो है ना ये तो कह नहीं सकते कि हम मार कर लेंगे, आप जो है नेता तो है नहीं कि आप ये कह सकते हैं कि 1962 वाज द डिफरेंट टाइम एंड टुडे द इंडिया इज़ द डिफरेंट कंट्री। इस तरह की चीज़ें आप नहीं बोल सकते हैं। तो आप सीधा सीधा यही कह सकते हैं कि हम जो भी यहाँ पे मुद्दा है, जो भी चीज़ें हैं, उसको हम डिप्लोमेटिकली बातचीत करके सॉल्व करेंगे, और कोशिश करेंगे कि दोनों जो देश हैं उनका जो साइमल्टेनियस विकास हो सके। ठीक है, शेयर्ड विजन लेकर के चलेंगे। तो और कोरोना को लेकर के तो बिल्कुल आप मत लिखिएगा कि चाइना जो है इसको फैला दिया है। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोग लिख भी देते हैं, उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है कि वो इतना एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू जाके लिखते हैं। दोस्तों मैं आपको हमेशा से ही यही सजेस्ट करता रहता हूँ कि कभी भी आप अपने आंसर में कोई भी एक्सट्रीम वर्ड या एक्सट्रीम सेंटेंस मत यूज कीजिए, क्योंकि उसका हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है आपके मार्क्स पे। ओके, तो देखिए वे फॉरवर्ड मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वे फॉरवर्ड ये आपका होमवर्क है कि दो एक पॉइंट आप इसको लिख सकते हैं होमवर्क वे फॉरवर्ड के रूप में, कि हमको जो भी करना है डिप्लोमेटिक चीज़, पहला चीज़ कि डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत करके करना है। दूसरा चीज़, इसको हम बायलैटरली करेंगे, इसमें किसी भी थर्ड पार्टी या थर्ड कंट्री का इन्वॉल्वमेंट हम नहीं करेंगे। ओके, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड में। तो ये हमारा मुद्दा हो गया इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ का। देखिए दोस्तों क्या है कि IR का जो सेक्शन है इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं होते, कहानियाँ ही होती हैं, और इसी वजह से लेक्चर लंबा हो जाता है। और यही कारण है कि मैं कम टॉपिक ले रहा हूँ और उसको अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए आप रिवाइज़ नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से लिख सकें। देखिए IR इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि हमने बताया कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एसए में आना ही आना है। तो हो सकता है कि इंडिया चाइना के रिलेशन को लेकर के आपका एसए में भी पूछ ले, तो वहाँ के लिए भी आप तैयार रहिए। देखिए एसए जो लिखने का तरीका होता है, एसए में आप जो है फैक्ट्स पे कम ध्यान दीजिए, फैक्चुअल नहीं होना चाहिए। आपके राइटिंग में एक तर्क होना चाहिए, उस तर्क के पीछे एक कारण होना चाहिए, और अपनी बात को आप सिद्ध कर दीजिए। ये होता है अच्छा एसे। और उसमें एक बढ़िया फ्लो होना चाहिए, एक जो आपका पिछला सेंटेंस है या फिर जो आपका पिछला पैराग्राफ है उससे जो है अगला पैराग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए। ओके, और जब कंक्लूजन हो तो कंक्लूजन में आपका क्या होना चाहिए, जो भी चीज़ें अभी तक आपने लिखी हैं उसका पूरा एक निचोड़ 4-5 लाइन में आप जो है कंक्लूजन के रूप में लिख दीजिए। ओके दोस्तों, तो इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एसे में भी क्वेश्चन आने की संभावना है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने जो लिस्ट दिया है आपको, उस लिस्ट में हमने बताया था कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं कई बार इसके बारे में सोचा कि हम इसका जो हिस्ट्री है उसको हम बताएं या ना बताएं।
लेकिन फिर बाद में यही डिसीजन लिया कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, कुल मिला के थोड़ा सा हम देख लेते हैं इंडिया और नेपाल का रिलेशन क्या है और इंडिया का नेपाल का हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है, महत्व क्या है। ओके, तो अगर हम इंट्रो की बात करें इंडिया और नेपाल के बीच में, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता है। रोटी बेटी इन द सेंस कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी, हम इकोनॉमिक एक्सचेंज भी करते हैं। उसके बाद हमारा नेपाल के साथ मैरिटल रिलेशंस भी है, मतलब जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे जो है मैरिटल रिलेशंस बनते हैं, एक दूसरे इधर की कम्युनिटी के जो लोग हैं उधर की कम्युनिटी के साथ शादी विवाह करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि हमारा और नेपाल का जो है रोटी बेटी का रिश्ता है। एक तो ओपन बॉर्डर है हमारा, तो जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है मूवमेंट में। उसके बाद जो मुद्दा आता है वो है ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ द 1950। हमने एक नेपाल के साथ और इवन मतलब भूटान के भी साथ सेम ट्रीटी की हुई है, जिसमें हम कुछ उनको वचन दिए हैं। ओके, नेपाल को हमने कुछ वचन दिया है, कुछ चीज़ें हमने बोला है, उसमें कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे रखा हूँ, जैसे कि इंडिया और नेपाल का रिलेशन जो होगा ये स्पेशल रिलेशन होगा, जैसा कि हम अदर कंट्रीज़ के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखते हैं उससे ये रिलेशन हट करके होगा। ओके, अब द ट्रीटी टॉक्स अबाउट द रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट ऑफ द इंडियन एंड नेपाली सिटीजन। ठीक है, मतलब ये कि हम नेपाल के लिए हमेशा जो है कुछ ना कुछ रेसिप्रोकल के रूप में करते रहेंगे। कुछ हमको जो है नेपाल की तरफ से कुछ हमको मिलेगा और नेपाल को हम कुछ अपनी तरफ से देंगे। ओके, और इसमें जो है क्या है कि रेजिडेंस है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है और मूवमेंट है, इन सब में जो है हम एक दूसरे के साथ होंगे। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा इंडियन सिटीजन और नेपाली सिटीजन में। उसके बाद इट आल्सो इस्टेब्लिश द नेशनल ट्रीटमेंट फॉर द बोथ इंडियन एंड नेपाली बिजनेस। मतलब ये कि नेपाल में जो इंडियन बिजनेसमैन हैं उनको नेपाली की तरह ट्रीट किया जाएगा, और जो नेपाल के बिजनेसमैन इंडिया में हैं उनको क्या है, इंडियन की तरह ट्रीट किया जाएगा। कोई विशेष इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओके, उसके बाद इट आल्सो गिव्स नेपाली एक्सेस टू वेपनरी फ्रॉम द इंडिया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये कि जो डिफेंस है नेपाल का उसको संभालने का जो जिम्मा है वो इंडिया के ऊपर है। इंडिया जो है नेपाल के डिफेंस के बारे में बात करता है, उसकी सॉवरेनिटी के बारे में बात करता है कि जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी भारत उसके साथ खड़ा होगा। ओके दोस्तों, तो ये थोड़ा सा जो फ्रेंडशिप ट्रीटी थी उसका कुछ बहुत ही छोटा बहुत ही छोटे में मैं इसको लिखा हूँ। इसमें बहुत और सब भी सारी चीज़ें लिखी गई है। डिटेल में आप अगर पढ़ना चाहें तो आप इंटरनेट पर जा करके कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी अभी जो है इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं कि इंडिया का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों कि कल्चरल और इकोनॉमिक एक्सचेंज है, और ये एक्सचेंज इस वजह से है कि जो नेपाल है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ठीक है, इन सब के साथ बॉर्डर बनाता है। तो मतलब काफ़ी लंबा बॉर्डर है इंडिया नेपाल के साथ हमारा, तो कल्चरल और इकोनॉमिक एक्सचेंज तो हमारा होगा ही। उसके साथ साथ स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है नेपाल का हमारे लिए, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी इम्पोर्टेंस है। कैसे? देखिए, स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस उसकी लोकेशन की वजह से है, और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि जिस तरह से हम नेपाल के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, जितना हम सहयोग देंगे, जितना उनका हम ध्यान रखेंगे, उसी तरह से वो इंटरनेशनल लेवल पे नेपाल हमारे साथ खड़ा होगा। जैसे चाहे वो यूएन जनरल असेंबली हो, अगर वहाँ पे वोटिंग की बात आए तो हम अपना ये फिक्स मान के चलते हैं कि नेपाल जो है हमारे में वोट करेगा। इवन कई बार ऐसा देखा गया है कि नेपाल का जो रिप्रेजेंटेशन है यूएन असेंबली में वही भारत करता है, मतलब नेपाल की तरफ से भारत का कोई व्यक्ति जाके वहाँ पे बात करता है, बैठता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी हमारा जो है नेपाल का इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। उसके साथ साथ दोस्तों नेपाल जो है बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है हमारे लिए। किसी भी अगर मान लीजिए एडवर्स सिचुएशन आती है चाइना के तरफ से, तो उस समय नेपाल हमारे लिए एक बफर स्टेट का काम करेगा। दोस्तों बफर स्टेट क्या होता है कि काइंडली एक लाइन में आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। उसके बाद बहुत सारी रिवर्स जो नेपाल में ओरिजिनेट होती हैं, और वो हमारे जो उत्तर प्रदेश और यहाँ का जो क्षेत्र है, जो मिडिल एरिया है, मिडिल प्लेन है, वहाँ पे क्या है कि अपना पानी देती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो तो इम्प्रूव करता ही है, या यूँ कहें कि काफ़ी हद तक डिपेंडेंट भी है। और उसके साथ साथ जो इकोलॉजिकल हमारा डेवलपमेंट है, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी है, वो भी काफ़ी हद तक नेपाल से रिवर्स जो निकलती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, मेनी हिंदू एंड बुद्धिस्ट रिलीजियस साइट्स आर इन द नेपाल। बहुत सारे ऐसे, जनकपुर है ठीक है, रामायण का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस जनकपुर है, वो नेपाल में ही है। फिर उसके बाद आप लुम्बिनी को देख लीजिए,
नेपाल में ही है, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि रिलीजियस लेवल पे भी हमको कनेक्ट करते हैं। तो जो हमारा रिलीजियस डेवलपमेंट है, जो हमारा टूरिज़्म डेवलपमेंट है, इस तरह से कह लीजिए, वो भी उसके लिए भी जो है नेपाल का हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। ये बात हो गई कि नेपाल का हमारे लिए क्या क्या महत्व है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हमारा एरिया ऑफ कॉपरेशन है वो क्या है। ट्रेड एंड इकोनॉमी दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए नेपाल जो है ये लैंड लॉक कंट्री है, और जो इसका नॉर्थ वाला साइड है वो पूरी तरह से हिली और टेरेन एरिया है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है। तो नेपाल का जो भी ट्रेड होता है वो इंडिया के ही थ्रू होता है, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है। उसके अलावा जो नेपाल का जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो है इंडिया। ठीक है, तो दो मुद्दों पे, दो पॉइंट ऑफ व्यू से नेपाल का और हमारा अच्छा कॉपरेशन है। पहला ये कि हम उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई ड्राई पोर्ट हम उनको अवेलेबल करवाते हैं, उनके माल को हम मूव करवाते हैं कोलकाता पोर्ट तक, फिर उसके बाद वो इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं। उसके अलावा जो ट्रेड होता है हम काफ़ी कंसेशनल रेट पे, अब जैसे देखिए मिट्टी का तेल है या इस तरह की जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, ये काफ़ी कम दाम पे हम नेपाल को देते हैं। और दोस्तों ये जो है ना, हम मानवता बस नहीं करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि नेपाल हमारे लिए महत्व रखता है। ओके, तो जो उनका ट्रेड और इकोनॉमी है वो हमारे ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है। उसके अलावा दोस्तों हमने बताया कि कनेक्टिविटी का जो इशू है ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कैसे कि हमने बताया कि जो नॉर्थ एरिया है वो तो हिली एरिया है और उसका टेरेन इतना अच्छा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं होती है, तो इसकी वजह से इंडिया उनको जो एयर कनेक्टिविटी है वो तो प्रोवाइड करवाती ही करवाती है, उसके साथ साथ लैंड ट्रांसपोर्टेशन भी उनको प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद अभी बात चल रही है कि हम जो इनलैंड वाटरवेज है, क्योंकि देखिए नेपाल से तो बहुतेरे रिवर्स आते हैं इंडिया में, ठीक है, तो हम जो इनलैंड वाटरवेज है उसको भी हम नेपाल के साथ डेवलप करेंगे। ओके, उसके बाद डेवलपमेंट असिस्टेंस, मतलब वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के डेवलपमेंट में भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा उनका मदद करता है। उसके बाद डिफेंस कॉपरेशन का तो हम शपथ ही लिए हैं कि हम उनका पूरा रक्षा करेंगे, तो उसके एवज़ में, उसके मद्देनज़र रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, वहाँ की जो आर्मी है उसको हम मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि इंडिया की आर्मी में भी एक गोरखा रेजिमेंट चलता है। ओके, उसके साथ साथ दोस्तों दोनों की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसमें हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं। ये आपके लिए एक होमवर्क है कि जो इंडिया और नेपाल के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका क्या नाम है, आप जो है कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बताइएगा। उसके बाद कल्चरल रिलेशन है ही है हमारा, हमने देखा कि हमारा उनका रोटी बेटी का रिलेशन है। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम प्रोवाइड करवाते हैं, जैसा कि 2015 में जो वहाँ पे अर्थक्वेक आया था, उसमें जो है इंडिया ने सबसे पहले अनाउंस किया था कुछ पैसा देंगे हम वहाँ के रिकन्स्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट के लिए, तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम देते ही हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मल्टीलैटरल प्लेटफार्म्स हैं जहाँ पे हम और नेपाल दोनों जो है पार्टी हैं, एक मेंबर हैं, जैसे उसमें BBI है, ठीक है, बिम्स्टेक है, सार्क है, नैम है, तो यहाँ पे इंडिया और नेपाल दोनों क्या है, मेंबर हैं। तो ये हमारा जो है एरिया ऑफ कॉपरेशन है। अब इसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट हम देखते हैं कि एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है, चैलेंजेस क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला चैलेंजेज है इंटरनल सिक्योरिटी। देखिए ये माना जाता है कि जब हम टेररिस्ट को दौड़ाते हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया से, तो वो भूटान होते हुए या सिक्किम होते हुए कहाँ चले जाते हैं, नेपाल में चले जाते हैं। और उसके अलावा क्योंकि ओपन बॉर्डर है तो इसलिए वहाँ से स्मगलिंग करना, काउंटर फिटिंग करना, आर्म्स ट्रेड करना, ठीक है, ये सब बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, बहुत आप मूवीज़ भी देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो नेपाल के बॉर्डर से आ जाती हैं, नकली नोट आ गया भर भर के, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी का एक खतरा जो है, एक चैलेंज हमारे और नेपाल के बीच में है। उसके बाद ओवर टाइम ट्रस्ट डेफिसिट। देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, 1950 तक तो हम और नेपाल बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के साथ दाँत काटी रोटी वाला मित्रता था और एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छी तरह से डिपेंड भी होते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि ये ट्रस्ट डेफिसिट हो गया, मतलब विश्वास की कमी हो गई। क्यों? क्योंकि भारत सरकार अनाउंस तो कर देती है, बहुत सारी चीज़ें बोल बच्चन कर देती है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब जो है नए नए इलेक्टेड हुए तो चले भी गए, विजिट भी करने, वहाँ घूम टहल के आए, पता नहीं कौन सा मंदिर है वहाँ पे घूम टहल के भी आए। उसके बाद वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें वो अनाउंस कर दिए कि हम नेपाल के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन टाइम टेस्टेड टाइम में ये देखा गया कि जो बात है और जो करना है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। प्रोजेक्ट कोई कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उसके लिए जो पैसा मिलना चाहिए नेपाल को वो नहीं मिल पा रहा है।
ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि नेपाल के लोग ये मानने लगे हैं कि इंडिया केवल बोलता है, करता कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये बढ़ता जा रहा है। उसके बाद पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन द नेपाल, आप देख ही रहे हैं कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से इस्टेब्लिश भी नहीं हो पाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो जब भी किसी भी देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगा तो उसका इंटरनेशनल जो रिलेशन होगा वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। उसके बाद एंटी इंडिया फीलिंग एमंग द सर्टेन एथनिक ग्रुप्स इन नेपाल, जैसे ब्लॉकेट कर दिया था 2015-16 में इंडिया ने, जो सप्लाई थी टर्को को रोक दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो नेपालीज लोग थे वो जो है एंटी इंडिया मूवमेंट भी चलाए थे और इंडिया के खिलाफ वो उनका जो माइंडसेट था वो इंडिया के खिलाफ हो गया। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द नेपाल एंड चाइना, अगला जो मुद्दा है हमारा दोस्तों यही है कि अब देखिए ऑब्वियसली नेपाल ऐसी कंट्री है, छोटी कंट्री है और लैंड लॉक्ड है, तो अगर वो इंडिया की तरफ से रिस्पांस अच्छा नहीं पाएगा तो ऑब्वियसली वो अदर ऑप्शन अपना ढूंढेगा, अदर अल्टरनेटिव अपना ढूंढेगा। तो इस क्षेत्र में वो पाकिस्तान के पास तो जा नहीं सकता, तो उसके पास ऑप्शन बचता है चाइना। और चाइना भी उसका जो सिक्योरिटी डिप्लोमेसी है उसके तहत जो नेपाल है उसको बड़े बड़े दावे भी करता है, और केवल दावे ही नहीं करता बल्कि वो अपने दावों को पूरा भी करता है, उसको पूरा करने के लिए भी हमेशा तैयार होता है। तो इसकी वजह से देखिए रिस्पांस अगर उसको चाइना की तरफ से मिलेगा तो वो चाइना की तरफ भागेगा, क्योंकि कल के लेक्चर में हमने देखा था कि इन द इंटरनेशनल रिलेशन देयर इज़ नो परमानेंट एनिमी एंड देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड, ओनली व्हाट इज़ द परमानेंट, इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो ऑब्वियसली अगर नेपाल को कहीं से भी जहाँ से भी उसको फ़ायदा मिलेगा वो क्या करेगा, उसकी तरफ मूव कर जाएगा। तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में जो चैलेंज है वो कुछ चैलेंजेस हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम देखते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर इशू है वो क्या है। दोस्तों दो जगह बॉर्डर इशू है, एक काला पानी को लेकर के, एक सुस्ता को लेकर के। इन दोनों जो बॉर्डर इशू है उसको देखने से पहले जो अभी हाल ही में कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, जो हाल ही में कुछ इवेंट्स हुए हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले नेपाल ने क्या किया है, एक नया अपना पॉलिटिकल मैप जारी किया और जिसमें उसने काला पानी और सुस्ता रीजन को दोनों को नेपाल का टेरिटरी बताया। ठीक है, ये है कंटेक्स्ट, ये है मुद्दा पढ़ने का। ओके, अब इसमें की पॉइंट्स इंडिया की तरफ से क्या निकल के आते हैं। सबसे पहले कि इंडिया ने इस दावे को खारिज कर दिया। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि इंडिया ने ये कहा कि जो भी आप चीज़ें कह रहे हैं ये इसका सपोर्ट न तो हिस्टोरिकल फैक्ट करता है और ना ही कोई एविडेंस हमारे पास है, तो हम आपका जो क्लेम है उसको हम नहीं मान सकते। ठीक है दोस्तों, उसके पहले मैं बता दूं कि ये जो पॉलिटिकल मैप नेपाल ने जारी किया, ये क्यों जारी किया था। ठीक है, इसमें इसलिए किया था कि नेपाल्स मूव केम आफ्टर द इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर रिसेंटली इनागुरेटेड ए मोटरेबल लिंक रोड दैट कनेक्ट्स इंडिया एंड चाइना, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ द कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर को के यात्रा को जो वहाँ उसको और सुगम बनाने के लिए, उसके टाइम को कम करने के लिए हमने क्या किया, लिपू लेक पास से होते हुए एक रोड जो है इनॉग्रेट कर दिया। अब देखिए एक चीज़ ये है कि जो लिपू लेक पास है वो ऑब्वियसली जो है इंडिया, नेपाल और चाइना का एक ट्राई जंक्शन है, तिब्बत का ट्राई जंक्शन है। तो ऑब्वियसली जब हम वहाँ पे कोई काम कर रहे हैं तो इंडिया को ये कहना चाहिए था, कम से कम नेपाल को आप बता तो देते कि हम यहाँ पे कुछ काम करने जा रहे हैं। नेपाल को बताया ही नहीं, तो नेपाल ने ये सोचा, ऑब्वियसली कोई भी समझेगा कि ये तो इंडिया इसको अपना पार्ट मानता है, यहाँ पे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं मानता है, तो चलो अब इसका हम एक मैप अपना जारी करते हैं और उसमें काला पानी रिवर को अपना एरिया बना देते हैं। ओके, तो इसलिए नेपाल ने अपना एक मैप जारी किया और उसमें काला पानी एरिया को अपना एरिया बताया, उसके साथ साथ सुस्ता एरिया को भी उसने अपना एक टेरिटरी बताया। ठीक है, उसके बाद इंडिया ने कहा, इंडिया हैज अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल टू रिफ्रेन फ्रॉम सच एन अनजस्टिफाइड कार्टोग्राफिक असर्शन, ओके, एंड रिस्पेक्ट इंडिया सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। कड़ा जवाब दिया कि ऐसा है कि आप फालतू में कार्टोग्राफिक असर्टिवनेस मत दिखाओ हमको। ठीक है, थोड़ा सा अपने उसमें रहो और इंडिया के सॉवरेनिटी, और आप समझ सकते हैं कि किस में रहो ठीक है, तो इंडिया की जो सॉवरेनिटी है और जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप करने की कोशिश मत करो। ओके, बेहतर यही होगा कि आओ हम आपसे बात करते हैं और मुद्दा जो है घर में बैठ के सॉल्व करते हैं, घर का मुद्दा है। ओके, ये था पूरा कंटेक्स्ट। अभी जो है बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उसमें हमने देखा कि दो रीजन है, एक काला पानी वाला रीजन है और दूसरा सुस्ता एरिया है। तो सबसे पहले काला पानी रीजन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये उत्तराखंड का एरिया है जो काला पानी का रीजन है। ओके, अभी ये जो काला पानी वैली है ये इंडिया के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है,
इंडिया के ही कंट्रोल में है और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। ओके, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द कैलाश मानसरोवर रूट, जो कैलाश मानसरोवर का रास्ता जाता है उसी के बीच में ये पड़ता है। और काली रिवर इन द काला पानी रीजन डिमार्केट्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। काला पानी रीजन में जो बॉर्डर है हमारे बीच में वो है काली रिवर। और जो एक सगौली की ट्रीटी हुई थी 1816 में, ठीक है, 1816 में एक ट्रीटी हुई थी जिसमें ये बात बताया गया था कि जो काली रिवर है वो इंडिया और नेपाल के बीच बॉर्डर है। जो वेस्टर्न एक्सटेंशन है नेपाल का वो है काली रिवर, मतलब ये कि नेपाल का जो टेरिटरी है वो काली रिवर तक ही सीमित है। लेकिन यहाँ पे परेशानी ये है कि जो काली रिवर है उसका दो डिस्प्यूट है। एक तो ये उसका जो सोर्स है ना, वो सोर्स जो है क्लियर नहीं है कि उसका ओरिजिन कहाँ पे है, सोर्स कहाँ पे है। और दूसरा, काली रिवर जो है अपना शिफ्ट कर देती है रास्ता। अब सोचिए, देखिए सुस्ता रिवर और सुस्ता एरिया और काला पानी रिवर जो है दोनों जगह का जो डिस्प्यूट का कारण है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अभी बताता हूँ आगे कैसे। ठीक है, अब सोचिए कि अगर आज के दिन ये काली रिवर यहाँ पे बह रही है तो अब इसलिए इधर जो है नेपाल है, ठीक है, और इधर इंडिया है। लेकिन सोचो कि काली रिवर अपना थोड़ा सा चेंज कर दे कोर्स, यहाँ पे आ जाए तो यहाँ तक नेपाल आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये काला पानी का जो रिवर कोर्स चेंज करने का मुद्दा है, इसकी वजह से काला पानी का भी एक डिस्प्यूट है। और उसके अलावा जो है इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन को लेकर के डिस्प्यूट क्रिएट होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो काला पानी रीजन है इसमें जो है हम देख लेते हैं कि नेपाल इसके बारे में क्या कहता है, नेपाल का स्टैंड क्या है। ठीक है, नेपाल कहता है काली रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ईस्टर्न फ्रॉम ए स्ट्रीम एट लिम्पी युधुरा नॉर्थ वेस्ट ऑफ लिपुलेख। दस काला पानी एंड लिम्पीधुरा बोथ आर द फॉल एज द नेपाल्स टेरिटरी। ओके, फिर उसके बाद लिपुलेख वाज डिलीटेड फ्रॉम द कंट्रीज मैप बाय द किंग्स टू गेट फेवर फ्रॉम द इंडिया। कहता है कि जो पाकिस्तान नेपाल के मैप में काला पानी को नहीं शो किया जाता है उसका कारण ये है कि जब नेपाल में किंगशिप थी तो वहाँ के किंग ने नेपाल का फेवर इंडिया का फेवर पाने के लिए, इंडिया को खुश करने के लिए उसको हटा दिया था। उसके अलावा बोलता है द टेरिटरी ऑफ काला पानी वाज ऑफर्ड टू इंडिया बाय किंग महेंद्रा आफ्टर 1962 इंडो चाइना वार, who wanted to help India's security concern due to perceived lingering Chinese threat। मतलब ये जो काला पानी का एरिया था उसको जो है किंग महेंद्रा ने 1962 वार के टाइम पे इंडिया को दे दिया था। ठीक है, ये उसके क्लेम्स हैं, इसका कोई हिस्टोरिकल फैक्ट या एविडेंस वो प्रोवाइड नहीं करवा पाता है। क्यों दे दिया था? क्योंकि वो थोड़ा बहुत थ्रेट महसूस कर रहा था, कहाँ से, चाइना की तरफ से। ठीक है, उसके बाद काला पानी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ नेपाल इंडिया डिस्प्यूट। कहता है कि ये नेपाल और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट है ही नहीं है। इट वाज द टेरिटरी, नेपाल्स टेरिटरी दैट द किंग हैड अलाउड इंडिया टू यूज टेम्पोरली। कहता है ये डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, इसको तो नेपाल ने कुछ दिन के लिए भारत को दिया था कि आप कुछ दिन के लिए इसको यूज कर लीजिए। ओके, उसके बाद द न्यू मैप इज इन फैक्ट ए डॉक्यूमेंट दैट वाज इन सर्कुलेशन इन नेपाल टिल द 1950s। जो ये कहता है कि जो ये अभी करंट का मैप है ये तो बस एक केवल डॉक्यूमेंट है, जबकि जो नेपाल में सर्कुलेशन हो रहा है उसको काला पानी को तो 1950 से ही नेपाली गवर्नमेंट अपना मानती है। ओके, ये सब जो है तर्क देती है नेपाल गवर्नमेंट। अब देखते हैं कि इंडिया क्या कहती है। इंडिया कहती है चुप रहो, बकवास है, ऐसा कुछ मत करो। पहली चीज़ ये कि काली रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट है वो हमको पता है और उसके ईस्ट में ही आप रहो, ठीक है, उसके वेस्ट में आने की कोशिश मत करो। दूसरा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है काला पानी का वो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये सबसे जो आप कह सकते हैं ना सबसे विजिबल और टेंजिबल एविडेंस है इंडिया के पास कि जब से दुनिया देख रही है तब से तो काला पानी पे हम ही जो है अपना अधिकार कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, हमारे उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट है। ओके, अभी देखिए ये जो डिस्प्यूट्स थे इसको रिजॉल्व करने के लिए इंडिया और नेपाल गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक जॉइंट टेक्निकल लेवल बाउंड्री वर्किंग ग्रुप है। ठीक है, 1980s में बनाया गया था, जो कि ये कहा गया था उसका जो मैंडेट था वो था कि बाउंड्री इशूज़ को जो भी होगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये जो ग्रुप बनाया गया, ये ग्रुप सारे एरिया के बारे में डिस्कस किया, हर एरिया को आइडेंटिफाई किया और वहाँ पे जो भी इश्यूज़ थे उसको सॉल्व करने के लिए कुछ न कुछ कहा, एक्सेप्ट द काला पानी एंड सुस्ता एरिया। ठीक है, सारे एरिया को ये मतलब डिस्कस कर लिए
और उसका कुछ सलूशन भी दे दिए, लेकिन जो काला पानी और सोस्ता एरिया था इसके बारे में उनके पास भी कोई क्लू नहीं था। उसके बाद आप इसलिए नेपाल ब्रॉड द इशू ऑफ काला पानी बिफोर इंडिया इन 1998। उसके बाद कहा कि बोथ साइड जो है, दोनों साइड प्राइम मिनिस्टर लेवल पे बैठ करके बात करेंगे और इसको हम इस इशू को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इस मुद्दे पे आज तक कोई बात नहीं हो पाई। ओके, तो मोटा मोटा यही है कि जो काला पानी और सोस्ता एरिया है ये आज भी जो है इसके बारे में क्लियर कट पॉलिसी न तो इंडिया की है और ना ही नेपाल की है। दूसरा एरिया है इसके पहले हम देख लेते हैं कि अभी इसको ना सॉल्व कर पाने में इशूज क्या क्या हैं, उसके बाद हम सोस्ता वाला एरिया देख लेंगे वो क्या है। ओके, सबसे पहले नेपाल्स डिलीबरेट जस्ट अ मिनट। ओके, नेपाल्स डिलीबरेट एफर्ट टू मेक द लिपू लेक पास डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन, वही हमने बताया कि उस एरिया में हम जाकर काम कर लिए और नेपाल को हम बताए तक नहीं। उसके बाद इंडिया परसीव्स द नेपाल टू बी टिल्टिंग टुवर्ड्स चाइना, नेपाल को इंडिया इस तरह से देख रहा है कि नेपाल का जो इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना है वो काफ़ी बढ़ रहा है, तो इससे भी जो है थोड़ा सा इंडिया का एफर्ट कम पड़ जाता है, थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। उसके बाद डिस्पाइट द ओपन बॉर्डर बिटवीन बोथ द कंट्रीज एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट द लेवल ऑफ डिस्ट्रस्ट, हमने देखा कि जो ट्रस्ट है उसकी कमी है। ठीक है, तो ये सब इश्यूज हैं जिसकी वजह से इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो अच्छे से डील नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे भी हमने वे फॉरवर्ड छोड़ रखा है, लिखना है आपको वे फॉरवर्ड के रूप में, कुछ चीज़ें सोचनी है। मैं आपको क्लू दे देता हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमको ट्रस्ट बिल्डिंग करना है, मतलब ये कि आप जो वादा करिए उसको पूरा कीजिए, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हाल्टेड हैं उसको आप कंप्लीट करिए, जो भी आप वादा किए हैं उनको पैसा दीजिए, उनको विश्वास में लीजिए कि इंडिया आपके साथ हमेशा सही और टाइम पे खड़ा रहेगा। हर चीज़ें, और इस तरह की इकोनॉमिक ब्लॉकेज टाइप की कोई चीज़ मत करो कि वहाँ के लोगों के अंदर आपका गुस्सा हो। ठीक है, कुल मिला के बिनिंग ऑफ हार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैन द बिनिंग ऑफ द टेरिटरी। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में, डिप्लोमेटिक रिलेशन में ये कहा जाता है कि अगर आपको भी अच्छा लगे तो इसको आप लिख सकते हैं कि बिनिंग ऑफ द हार्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द बिनिंग ऑफ द टेरिटरी। कश्मीर इशू में इसको जरूर लिखिएगा, इस वर्ड को कहीं पे भी, क्योंकि अगर किसी के हार्ट को हम जीत लेते हैं तो वहाँ के लोगों के और वहाँ के एरिया को फिर जीतने का कोई मकसद नहीं रह जाता, कोई मकसद बचता ही नहीं है अगर वहाँ के लोग आपके लिए लॉयल हैं तो। ठीक है, तो बिनिंग ऑफ हार्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द बिनिंग ऑफ टेरिटरी। दिस इज द वेरी गुड सेंटेंस यू मस्ट हैव यूज इन योर एसे और आंसर एनीथिंग, कहीं पे भी आप इसको जरूर यूज कीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। सुस्ता एरिया जो है दोस्तों ये बिहार का एरिया है। ठीक है, बिहार में ये एरिया है और ये गंडक रिवर की वजह से ये डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, यहाँ पे भी वही इशू है कि अगर गंडक यहाँ से बह रही है तो नेपाल इधर है, गंडक यहाँ से बह रही है तो नेपाल इधर है और इंडिया इधर है। ठीक है, तो वही इशू है कि गंडक रिवर जो है अपना रिवर कोर्स चेंज कर देती है, इसकी वजह से सुस्ता एरिया जो है डिस्प्यूटेड एरिया है। तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, गंडक रिवर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ से बह रही है। ओके, अभी जो मुद्दा है अगला हमारा वो है इंडिया, नेपाल और चाइना। देखिए तीनों कंट्री का इंटरेस्ट है वहाँ पे। ओके, इंडिया का अपना इंटरेस्ट है, चाइना का अपना इंटरेस्ट है, नेपाल का अपना इंटरेस्ट है, तो दोनों कंट्रीज़ का अपना अपना इंटरेस्ट है। तो अभी ये करंट में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली चाइनाज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मेड अ सिग्निफिकेंट विजिट टू नेपाल, बिकमिंग द फर्स्ट चाइनीज प्रेसिडेंट इन ओवर 20 ईयर्स विजिट टू हिमालयन कंट्री। 20 साल में वो पहले प्रेसिडेंट है जो हिमालयन कंट्री को विजिट कर रहे हैं। ठीक है, द विजिट सीक्स टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्बिशियस ट्रांस हिमालयन कॉरिडोर, जिसको हम चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं। ठीक है, उसको डेवलप करने के लिए ये विजिट किया गया था कि उसका जो काम है उसको और तेज़ करना है हमको, इसलिए ये विजिट किया गया था। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों जो चाइना है वो यहाँ पे सिक्योरिटी डिप्लोमेसी को यूज करता है रेदर दैन द डिफेंस डिप्लोमेसी। अभी हम देखेंगे कि सिक्योरिटी डिप्लोमेसी क्या होता है और डिफेंस डिप्लोमेसी क्या होता है। हो सकता है कि यहाँ से भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बन के निकल आए, तो इसलिए इसको भी मैं यहाँ पे छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, सिक्योरिटी जो डिप्लोमेसी है इसके तहत चाइना क्या करता है, नेपाल्स नदर बॉर्डर शेयर विद द चाइना। ओके, तिब्बत वाले क्षेत्र से वो पूरी तरह से सटा हुआ है। चाइना सीज द सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद नेपाल एज अ क्रिटिकल कंट्रोलिंग द तिब्बतन मैटर। तिब्बत के मैटर को कंट्रोल करने के लिए चाइना क्या चाह रहा है कि एश्योरिटी चाह रहा है नेपाल की तरफ से, मतलब ये कि नेपाल को कॉन्फिडेंस में अगर ले लेगा, नेपाल अगर चाइना की तरफ होगा तो उसका जो तिब्बत का इशू है उसको सॉल्व करने में उसको काफ़ी सहूलियत होगी। ओके, उसके बाद इन दिस परस्यूट चाइना इज फॉलोइंग सिक्योरिटी डिप्लोमेसी विद द नेपाल।
ओके, अभी देख लेते हैं कि सिक्योरिटी डिप्लोमेसी और डिफेंस डिप्लोमेसी क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक मोटा मोटा आपको मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद हम सेंटेंस में जाएंगे। देखिए क्या है, डिफेंस डिप्लोमेसी जब हम करते हैं तो हम डिफेंस सेक्टर में किसी कंट्री के साथ अपना सहयोग बढ़ाते हैं, जैसे कि हम डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सचेंज कर रहे हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज कर रहे हैं, या फिर डिफेंस टाइज कर रहे हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये होती हैं डिफेंस डिप्लोमेसी। लेकिन जो सिक्योरिटी डिप्लोमेसी होती है, इसका रेंज बहुत बड़ा होता है। इसमें हम केवल डिफेंस के सेक्टर में ही नहीं, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर, इंटेलिजेंस, ठीक है, पुलिस, सिक्योरिटी, ट्रेड सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इन सब क्षेत्र में भी हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम सिक्योरिटी डिप्लोमेसी। अगर चाइना ये प्रॉमिस करे नेपाल को कि वहाँ की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको चाइना जो है मदद करेगा, उसको स्टेबल करने में, उसको इंश्योर करने में, कैसे? वहाँ के पुलिस फोर्स को मान लीजिए मॉडर्नाइज कर दे, वहाँ के इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर के काम करे, मतलब इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करे। उसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट में, बॉर्डर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके साथ मिलकर के काम करे, सहयोगात्मक कार्य करे। फिर उसके साथ साथ लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ के भी साथ मिलकर के काम करे। ठीक है, तो अगर इतने डायमेंशन पे, इतने डाइवर्सिफाइड मैनर में कोई कंट्री काम कर रही है किसी भी कंट्री के सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी डिप्लोमेसी। दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को समझाने के लिए पहले मैं खुद को तैयार किया था कि मैं आपको कैसे समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने बताया कि डिफेंस डिप्लोमेसी जो होता है वो मिलिट्री एक्सचेंज है, मिलिट्री सेल्स है, जॉइंट एक्सरसाइज है, ह्यूमैनिटेरियन और डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो ये सब होते हैं हमारे जो डिफेंस डिप्लोमेसी होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी देखिए इन द केस ऑफ नेबरिंग कंट्रीज सिक्योरिटी डिप्लोमेसी लीड्स टू द डायनेमिक इंटरेक्शन, हमने बताया, बिटवीन द इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड द सिचुएशन अक्रॉस द फ्रंटियर्स, मतलब बॉर्डर के साथ में और जो इंटरनल चीज़ें हैं उन दोनों को स्टेबल करने में इसलिए हेल्पफुल होता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके साथ द चाइनीज प्रेसिडेंट विजिट आल्सो इनविसेजेज साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन द क्रिमिनल मैटर्स। ठीक है, हमने बताया ना कि सारे क्षेत्र में ये आगे बढ़ के काम करता है जो सिक्योरिटी डिप्लोमेसी होती है। ठीक है, लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाएगा जो भी क्रिमिनल मैटर्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए। ओके, और अर्ली कंक्लूजन ऑफ द ट्रीटी ऑफ एक्स्ट्राडिशन, क्या बोलते हैं इसको, प्रत्यार्पण। ठीक है, हिंदी में प्रत्यार्पण जो भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं। मतलब ये कि अगर कोई चाइना का कैदी है, चाइना का कोई इस तरह से समझ लीजिए कोई दोषी व्यक्ति है, वो भाग करके नेपाल में शरण ले लेता है, ठीक है, तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी अगर उस कंट्री के साथ है तो ये नेपाल की जिम्मेदारी बनती है कि उसको जो है हैंड ओवर कर दे। दूसरे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो हमारा जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, बांग्लादेश के साथ और अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हमारा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, और इसके तहत हमारा जब भी कोई भगोड़ा कैदी वहाँ पे जाएगा, भगोड़ा अपराधी वहाँ पे जाएगा, तो उस कंट्री की जिम्मेदारी बनती है कि इसको इंडिया को हैंड ओवर कर दे। देखिए इसको, ये अभी मैं इसलिए बताया क्योंकि अभी कुछ दिन, 2-4 दिन पहले न्यूज़ में था कोलमैन हेडली वाला केस। हेडली को देखिए अमेरिका के साथ हमारा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, मतलब इस ट्रीटी के तहत अगर कोई हमारा अपराधी है, अगर वो अमेरिका में शरण लिया हुआ है, तो उसको अमेरिका क्या करेगी, उसको ट्रांसफ़र करेगी, इंडिया को सौंप देगी। लेकिन अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने हेडली को सौंपने से मना कर दिया है। और मना करने के पीछे जो कारण रहा है, एक तो देखिए जो हेडली की कहानी है, जो स्टोरी है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ऐसा माना जाता है कि वो अमेरिका के एफबीआई के लिए भी काम करता है। ठीक है, और हेडली का पर्सनल जो व्यक्तित्व था वो थोड़ा सा अलग था। वो पाकिस्तानी डिप्लोमेट का और एक अमेरिकन सिटीजन का बेटा था। ठीक है, तो इससे उसका जो नाम था वो हेडली टाइप, इस तरह से वेस्टर्न कोनोटेशन लेकर के उसका नाम भी था। ठीक है, तो इस वजह से चूँकि अमेरिका का इंटरेस्ट जुड़ा था, वो अमेरिका को आईएसआई से इन्फॉर्मेशन लेकर के देता था, सोवियत रसिया का या उस तरह के जो कंट्रीज हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर के देता था। तो ये सब बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से अमेरिका ने उसको जो है डिलीवर नहीं किया। हालांकि उन्होंने कुछ लीगल चीज़ें बताई हैं, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने कुछ लीगल कारण बताया है जिसकी वजह से वो डिलीवर नहीं किए। तो ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होता है, नेपाल के साथ चाइना करना चाह रहा है। ओके, उसके बाद चाइना आल्सो प्रॉमिस्ड
चाइना आल्सो प्रॉमिस टू एनहांस द कैपेसिटी ऑफ नेपाल्स लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। इसको हमने देखा लीगल और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को उनको स्ट्रेंथन करने के लिए भी चाइना काम कर रहा है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया सिक्योरिटी डिप्लोमेसी और डिफेंस डिप्लोमेसी का क्या मतलब होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हो सकता है देखिए CPEC कई बार पूछा है, और ये यूपी का एग्ज़ाम है तो हो सकता है ये भी उठा के पूछ ले, क्योंकि यूपी नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है भाई, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम्प्रिहेंसिव, क्योंकि मैं प्रचार करता हूँ कि कम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स की तैयारी हो रही है, तो आपको लगे कि ये कम्प्रिहेंसिव हो रहा है, तो इसलिए इसको हमने शामिल किया है। 2017 में क्या हुआ था, नेपाल ने चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसको साइन किया था। मतलब ये जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है भाई साहब चाइना आपका, उसमें मैं भी साथ दूंगा, और मेरे भी कंट्री में अगर कुछ ऐसी व्यवस्था हो सके तो आप करो। ठीक, और इसके थ्रू नेपाल चाहता क्या था, टू क्रिएट ए हाईवे, एयरपोर्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। ओके, दो थ्रो चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर नेपाल सीक्स टू end the Indian dominance over its trade routes by increasing connectivity with China। जैसा कि हमने बताया कि उसका जो नॉर्थ एरिया है वो क्या है, हिली एरिया है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं हो पाता, और इसकी वजह से वो इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होता है। तो इसकी डिपेंडेंसी है, देखिए हर कोई कंट्री अपने रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, तो नेपाल भी ऐसा कर रहा है, तो बहुत बुरा नहीं है नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बुरा नहीं है। लेकिन यह है कि अगर इंडिया अपना एफर्ट डालेगी इस पर, तो नेपाल को ज़रूरत ही नहीं होगी किसी और कंट्री की तरफ जाने की। ओके, तो नेपाल क्या चाह रहा है कि इंडिया के ऊपर जो उसका डिपेंडेंस है वो थोड़ा सा कम हो जाए। अर्लियर चाइना प्रपोज्ड अ ट्राईलैटरल इंडिया नेपाल चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए चाइना जो है CPEC जब हो रहा था तब भी इंडिया को इनवाइट किया था कि आप भी आ जाओ भाई। अब जब वो नेपाल के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है तब भी आपको बुला रहा है कि आप आके इसमें ज्वाइन करो, लेकिन फिर भी इंडिया जो है क्या करती है, आउटराइटली इसको रिजेक्ट कर देती है। इंडिया रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। हालांकि इसके अपने सिक्योरिटी चैलेंजेज हैं, अपने स्ट्रेटजिक चैलेंजेज हैं, बहुत सारे और कारण हो सकते हैं, डिप्लोमेटिक कारण हो सकते हैं, इंडिया इसको रिजेक्ट कर देती है। ओके, तो ये हो गया चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ओके, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत इसको चाइना डेवलप कर रहा है, बस केवल आप इतना याद रखिएगा। 2017 में नेपाल ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव को साइन किया था। ओके, अभी देखते हैं कि इंडिया का कंसर्न क्या है, अगर चाइना का रोल जो है नेपाल में बढ़ रहा है उसकी वजह से इंडिया को परेशानी क्या क्या हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले जो रीजन है वो यही कि गिवन द डिफरेंसेज इन द स्ट्रेटेजिक वेट ऑफ चाइना एंड नेपाल, सिक्योरिटी डिप्लोमेसी कैन बी यूज टू टूल बाई चाइना इन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द नेपाल। जो सिक्योरिटी डिप्लोमेसी है उसके थ्रू, जैसा कि हमने देखा कि बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, पुलिस में भी वो इंटरफेयर करेगा, लॉ इन्फोर्समेंट, लीगल प्रोसीजर, इंटेलिजेंस, हर चीज़ में वो इंटरफेयर करेगा। तो ऑब्वियसली चाइना का जो से होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा नेपाल के इंटरनल मैटर में। तो नेपाल के अगर इंटरनल मैटर में चाइना की बातें ज़्यादा होंगी तो वो भारत की बातों को क्यों सुनेगा, भारत की बातों को इग्नोर करेगा। तो ये एक इंडिया का चिंता है, इंडिया की एक चिंता ये है। उसके बाद सिंस नेपाल एक्ट्स एज ए बफर स्टेट फॉर इंडिया सीइंग इट स्लिप इनटू चाइना, अगर चाइना की गोद में चला जाएगा तो बफर स्टेट के टाइम पे जब वो एज ए बफर स्टेट कार्य करेगा तो चाइना की तरफ ज़्यादा कार्य करेगा, चाइना की तरफ ज़्यादा झुक जाएगा। उसके बाद आल्सो चाइनाज इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी डिप्लोमेसी इज नॉट लिमिटेड टू नेपाल। केवल अभी देखिए जो इसका सिक्योरिटी डिप्लोमेसी है केवल नेपाल के साथ ही नहीं, इसके अलावा और भी कंट्रीज़ के साथ, जैसे पाकिस्तान मान लीजिए या फिर भूटान मान लीजिए, हालांकि भूटान के साथ अभी नहीं होगा, लेकिन अलग और भी कंट्रीज़ के साथ ये बढ़ सकता है। उसके बाद चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर कैन लीड टू चाइना डंपिंग द कंज्यूमर गुड्स थ्रू द नेपाल विच विल वर्सन द इंडिया ट्रेड बैलेंस विद द चाइना फर्दर। ओके, मतलब ये कि चाइना जो है अपना जो भी चीज़ें होगी, जो अब देखिए डंपिंग तो वो करता है, इंडिया में भी करता है, कम दाम पे ले आके रखता है। अब ऐसा अगर चाइना में भी नेपाल में भी करेगा तो जो हमारा चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। ओके, ये हो गया इंडिया का कंसर्न, इंडिया की चिंताएं क्या है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, जितने पॉइंट्स मैं रख रहा हूँ ना, जितनी डायमेंशन पे मैं बात कर रहा हूँ ना, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की, इससे ज़्यादा डायमेंशन में कहीं कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ओके,
अभी हम देख लेते हैं कि जो ये सिचुएशन है इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। सबसे पहले देखिए, जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है चाइना की, उसको तो कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। हमको क्या करना है, हर चाइनीज़ ऑफर को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर देना है, हमको उस पर और अच्छे से बात करना है, उस पर रीथिंक करना है, सोचना है। और अगर उसमें हम अपने आप को और भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करके उसमें पार्टिसिपेट करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा पीस, स्टेबिलिटी और प्रोग्रेसिव होने के लिए, दोनों भी कंट्रीज़ के लिए, दोनों तीनों कंट्रीज़ के लिए फ़ायदेमंद होगा। ओके, उसके बाद जो भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जैसे हम अफ़गानिस्तान में चाइना के साथ मिल कर के काम कर रहे हैं, वैसे हम पाकिस्तान में भी नेपाल में भी मिल कर के हम चाइना के साथ कार्य कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसके बाद इंडिया को एक बार फिर से इंडिया नेपाल और चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जब बन रहा है, उसके बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। ओके, उसके बाद वही पुरानी चीज़ें हैं कि जो भी चीज़ें हम अपना डेवलपमेंट के लिए उनको कहे हैं, वो पूरी तरह से हम डेवलप करें, कनेक्टिविटी को बढ़ाएं, ठीक है, ब्लॉकेज टाइप की कोई चीज़ हम ना करें। ओके, इस तरह की चीज़ों को करके हम नेपाल को परेशान ना करें, ये सब सारी काम हम जो है कर सकते हैं। ओके, उसके बाद इंडिया शुड एक्ट एज अ ब्रिज रेदर देन ब्लॉकेड, रियलाइजिंग दैट द नेपाल ड्रीम टू बिकमिंग अ लैंड लिंक्ड कंट्री फ्रॉम अ लैंड लॉक्ड कंट्री। मतलब ये कि ब्लॉकेज टाइप का कोई काम मत करो, इससे नेपाल को क्या फील होता है कि वो लैंड लॉक्ड है। ठीक है, कुछ ऐसा कार्य करो, कुछ ब्रिज की तरह कार्य करो कि जिससे नेपाल के अंदर ये फीलिंग आए कि वो लैंड लिंक्ड कंट्री है, ना कि लैंड लॉक्ड कंट्री है। ओके दोस्तों, ये देखिए ये पूरा मुद्दा था। आज हमने 4 टॉपिक लिया, तब भी जो है देखिए दोस्तों 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। मैं जो साउथ चाइना डिस्प्यूट वाला मुद्दा था उसको भी मैं आज यहाँ पे लेने वाला था, लेकिन फिर मैं सोचा कि हो सकता है कि ये चूँकि आईआर है, इसको बहुत ही आसान मतलब आराम से इसको पढ़ना चाहिए, समझ समझ के पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें कुछ रटने वाली चीज़ नहीं होती है, कुछ फैक्ट नहीं होता है। इसमें जितनी अच्छी आपकी समझ होगी, जितनी अच्छे से आप चीज़ों को या सिचुएशन को समझ सकते हैं, उतना अच्छे से लिख पाएंगे। इसीलिए दोस्तों आईआर में, हालांकि मैं चाहता तो जितने टॉपिक्स थे उसको मैं 2 लेक्चर में ख़त्म कर देता या फिर एक ही लेक्चर में ख़त्म कर देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आईआर चूँकि आपके लिए देखिए सेकंड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, ये थर्ड पेपर में इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन होगा उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। इवन जो एसए वाला पोर्शन होगा उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसमें हम ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। हालांकि 1 घंटा अगर आप रोज़ डेली इसमें दे रहे हैं तो आपका आसानी से टाइमली ये पूरा हो जाएगा। ओके, ये मेरी गारंटी है कि जो करंट अफेयर्स की क्लास है, करंट अफेयर्स का जो मुद्दा है, इसमें जो है आपका एक भी क्वेश्चन बाहर मैं नहीं जाने दूंगा। और दोस्तों यही उम्मीद है कि आप जो है हमको हमारी मेहनत का कम से कम रिजल्ट देंगे। 2019 का जब मेंस का रिजल्ट आएगा तो आप जो है अपना रोल नंबर हमको टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे या फिर अपना रिजल्ट हमको बताएंगे कि सर मेरा हुआ है। और मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ दोस्तों, और इसी वजह से मैं रात रात में उठ करके आपके लिए मेहनत करता हूँ। कुत्ते भौंकते हैं, आप देख सकते हैं कि जब दुनिया सोती है तब मैं आपके लिए जग रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं सिर्फ आपसे एक बेहतर रिजल्ट की उम्मीद करता हूँ। ओके दोस्तों, खैर आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।